नमस्कार। डायबिटीज यानी मधुमेह ऐसी बीमारी है जो लगभग हर घर में मौजूद है। भारत को तो अब डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल कहा जाने लगा है। इसके बावजूद डायबिटीज को लेकर हमारे देश में जागरूकता की जबरदस्त कमी है। लोग डायबिटीज मैनेजमेंट से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब और कैसे खाना चाहिए, इसको लेकर भी काफ़ी भ्रम है। इस बीच एक बहस और छिड़ गई है कि क्या डायबिटीज रिमिशन संभव है, यानी क्या डायबिटीज से मुक्ति मिल सकती है। इस पर डॉक्टरों की अलग अलग राय है। मतलब एक बार डायबिटीज हो गया तो पूरी तरह खत्म नहीं होगा, कुछ समय के लिए नियंत्रण में रहेगा। उसमें भी कई इफ्स एंड बट्स हैं, बिल्कुल उस लुभावने विज्ञापन की तरह जिसके अंत में लिखा होता है कंडीशन सप्लाई। जानते हैं दिल्ली डायबिटिक रिसर्च सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर A.K. झिंगन से। देखिए, जो वर्ड है जिसको कहते हैं हम लोग रेमिशन, डायबिटीज रेमिशन, उसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को जिसको डायबिटीज है, अगर उसकी वो 3 महीने की ब्लड शुगर 6.5 से नीचे रहे फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, तब इसको हम लोग रेमिशन कहते हैं। कई लोग इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। तो रिवर्सल होती नहीं, बिकॉज डायबिटीज एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। वो जो है इट इज गोइंग ऑन प्रोसेस, थोड़े दिनों के लिए हो जाएगी मे बी, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं। रेमिशन का मतलब ये है कि कितने पीरियड के लिए ये कम है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी हम करते हैं, उससे हमारे शरीर में जाती है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है और उसमें इंसुलिन का योगदान होता है। लेकिन यही अगर हम बैलेंस रहता है, हम खाना खाते हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें ठीक रहता है। डायबिटीज का कारण क्या माना जाता है कि जब हम खाना बहुत खाते रहें, एक्सरसाइज ना करें, तो एक्स्ट्रा फैट या जिसको कहते हैं हम एक्टोपिक फैट, ये लिवर के ऊपर और पैंक्रियाज के ऊपर जमा होने लगती है और इसके जमा होने से इंसुलिन की कार्य क्षमता कम होने लगती है और उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है रेमिशन में, कि यही जो 10 से 15 किलो वजन है, अगर हम इसको कम कर लें बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज, बाय मीन्स ऑफ ए डाइट, बाय मीन्स ऑफ ए जो भी 2-3 तरीके हैं, तो हम इस रेमिशन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या कि फैट डिपॉजिट हुई पैंक्रियाज में, तो बीटा सेल जहां से इंसुलिन बननी है उसने अपना काम कम कर दिया, काम करना कम कर दिया, तो इंसुलिन की कार्य क्षमता कम हो गई और इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया, ब्लड शुगर। लेकिन ये जरूरी नहीं है। 2-3 चीजें हमेशा याद कर लें कि हर किसी आदमी को रेमिशन नहीं हो सकता। वो लोग जिनको अभी 10 साल से कम ड्यूरेशन की डायबिटीज है, वो लोग जो ओबेसिटी या मोटापे के शिकार है जिसकी वजह से डायबिटीज है, जिनको 20 साल 25 साल से डायबिटीज है, उनके ऊपर ये रेमिशन की बात मुश्किल है। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है उनके यहाँ नहीं होगा। जिनको पैंक्रियाज की वजह से, डैमेज की वजह से डायबिटीज है, उनके अंदर ये रेमिशन वाली बात नहीं है। तो इसलिए एक गलत हो ना जाए कि भाई हर कोई इसी को लेके चले कि हर किसी को रेमिशन हो सकता है। तो पहले तो ये कंसेप्ट एक होना चाहिए। और रेमिशन में जो मेन चीज क्या है, क्यों हम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर रेमिशन आप कर लेते हैं तो डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बच जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है, आपकी मेडिसिन जो है वो कम हो जाती है और खर्चा जो इकोनॉमिक बर्डन है वो कम हो जाता है। इसीलिए पूरे विश्व का आज जो ध्यान है वो यही है कि हम रेमिशन करें। और ये बहुत ज्यादा फायदा उन लोगों में करता है जिसको हम लोग कहते हैं प्री डायबिटीज। वो लोग जिनकी अभी डायबिटीज की जो सीमा अगर 126 है और 124 125 रह रही है खाली पेट की, खाने की 180 और वो उससे 175 78 रह रही है, इन लोगों के अंदर जो है इसको रिवर्सल किया जा सकता है। इन लोगों के डायबिटीज होने से रोका भी जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर झिंगन ने बताया कि एक निश्चित अवधि तक शुगर लेवल कम रहे तो टेम्पररी राहत यानी रिमिशन संभव है, लेकिन ऐसा सभी मामलों में नहीं होता है और दवा भी बंद नहीं होती। हाँ, दवा कम जरूर कर सकते हैं, वह भी डॉक्टरों की सलाह पर ही। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें, वजन को काबू में रखें और लिवर तथा पैंक्रियाज में फैट जमा ना होने दें, तो डायबिटीज रिमिशन 15 साल तक के लिए भी हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्टडी से खुलासा हुआ है। जिनको डायबिटीज का कंट्रोल हो गया 6.5 का, तो उनके डॉक्टर जो है उनको दवाई कम कर सकते हैं, उनको रेगुलर और एक्सरसाइज करके थोड़ी सी मात्रा कम की जा सकती है, प्रोवाइडेड अगर उनकी डायबिटीज पिछले 20 साल से मतलब जो है काफी लंबे टाइम से नहीं है और ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी जो स्टडी हुई है, जिन लोगों ने 10 से 15 किलो वेट कम किया,
जो रिकॉर्ड है, एक डायरेक्ट स्टडी हुई है अभी, बहुत ही जिसको कहते हैं कि उसका मतलब इतना डायरेक्ट रेमिशन ट्रायल। उसमें इन्होंने ये देखा कि लोगों को जिनको 850 कैलोरीज खाना दिया गया एंड यूकेपीडीएस उसमें हुई, तो उन्होंने देखा 15 साल तक रेमिशन रहा इन लोगों के अंदर। जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है कि लास्ट मतलब जो है लॉन्गेस्ट कितना रहा। 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दे दी आपने, उससे जो है उसका वेट कम हो गया, एक्सरसाइज हो गई। दूसरा हो गया लो कैलोरीज डाइट हो गई। और तीसरा जो है मेटाबॉलिक सर्जरी है, बैरिएट्रिक सर्जरी। क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरी से ये देखा गया 80% लोगों के अंदर 2 साल तक रेमिशन रहा, दवाइयां कम हो गई, वेट कम हो गया। लेकिन अगर ड्यूरेशन लंबी जाए तो फिर वो रेमिशन रेट जो है कम होता चला जाता है, फिर वो 30% रह जाता है, कईयों को दोबारा हो जाता है। तो इसलिए ये कहना कि परमानेंट होगा, उसका इतना रिकॉर्ड लंबा नहीं है, क्योंकि अभी 12 से 15 साल ही हुए हैं। और इसका मेन जो बेसिस क्या था, उसका क्यों इसका सारा कुछ हुआ, एक ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस थी, जिसके बेसिस में सारा रेमिशन का जो चर्चा हो रही है और जो सारा वर्ल्ड में चर्चा हुई, तो वही ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस वही है कि 2 चीजें, 2 जगह फैट जमा हो गई अपनी पैंक्रियाज में और लीवर में, उसको अगर आपने रिड्यूस कर लिया वेट कम करके, तो आप डायबिटीज को रेमिशन में ला सकते हैं। जैसा कि वजन कम करने की बात डॉक्टर झिंगन ने कही, ज़्यादा वजन एक डायबिटिक के लिए सबसे बड़ी समस्या है। यही वजह है कि बड़े बड़े लोग मोटापा कम करने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी कराते हैं, यानी चर्बी काटने की सर्जरी। ये दुनिया भर में साबित हो चुका है कि इस सर्जरी के बाद डायबिटीज़ नियंत्रण में काफ़ी मदद मिलती है। डायबिटीज़ एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश जैन बताते हैं कि अगर वजन कम करने के साथ प्रॉपर एक्सरसाइज और खान पान का ध्यान रखा जाए तो नॉर्मल लाइफ बढ़ जाती है और लोग लाइफ एंजॉय करते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी एक रिमिशन, डायबिटिक रिमिशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ओबेसिटी इटसेल्फ जो है WHO के द्वारा एज ए डिजीज क्लासीफाई किया जा चुका है, और जो बहुत ही इफेक्टिव है बैरिएट्रिक सर्जरी, स्पेशली ओवर ओबीस पेशेंट के लिए। तो जैसा कि वर्ल्ड वाइड ये सर्जरी बहुत ही इफेक्टिव है, और डायबिटीज़ पेशेंट जिनको 100-200 यूनिट इंसुलिन चल रही है, और हाइपर इंसुलिनिया में एक्चुअली क्या होता है कि वेट और बढ़ता है पेशेंट। ओके, तो ये एक रिमिशन थेरेपी है और बहुत इफेक्टिव है। इंटरनेशनली जो है ये प्रूव हो चुका है कि बैरिएट्रिक सर्जरी वर्क्स। ओके, जैसा कि नी का आप देखते हैं कि नी रिप्लेसमेंट होता है तो आदमी को एक नया जीवन मिलता है, वो एक नई लाइफ शुरू करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स and this has been already proved in lot of clinical trial that bariatric surgery works with counseling, dietitian, okay, and psychological counseling बहुत important है इन patients में। और dietitian का रोल बहुत ज़बरदस्त है कि उसकी properly counseling हो और वो अपने जो restrictions जो हैं उसको वो डाइट के प्रति उसको वो मेंटेन रखे, और एक नॉर्मल लाइफ और एज जो है उसकी पेशेंट की बढ़ जाती है बेसिकली। आमतौर पर यही माना जाता है कि डायबिटीज़ पेंक्रियास की एक बीमारी है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस बीमारी की शुरुआत लीवर की गड़बड़ी से होती है। यानी ये पेंक्रियास और लीवर दोनों की बीमारी है। ये बीमारी पतले लोगों में भी इसलिए होती है क्योंकि उनका लीवर फैटी हो जाता है। अगर समय रहते पता चल जाए तो डायबिटीज़ से बचाव भी हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से लोगों को जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। फैटी लीवर, बेसिकली डायबिटीज इज नॉट ओनली द डिजीज ऑफ पैनक्रियास, इट्स ए डिजीज ऑफ लीवर ऑल्सो। तो यदि हम प्री डायबिटीज देखें तो वो बेसिकली लीवर के डिस्फंक्शन की वजह से ही शुरू होती है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ये एक ऐसी कंडीशंस हैं जिनका हम पहले से, डायबिटीज होने से पहले भी से ही पता लगा सकते हैं। और यदि समय पे हमने इसका पता लगा लिया तो हम बेसिकली डायबिटीज से भी बच सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने रिमिशन की बात की है, तो रिमिशन इज पॉसिबल इन द प्री डायबिटिक केसेस। ओके, बहुत ज्यादा लोगों को रिमिशन हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, डिटेक्ट बहुत लेट होता है। ओके, थिन डायबिटीज बहुत ज्यादा है, दुबले पतले लोगों को भी डायबिटीज हो रही है। ओके, तो उनका लीवर लेकिन फैटी है। तो हमारे यहाँ क्या है कि दोनों प्रॉब्लम बढ़ रही है। एक तो थिन डायबिटीज है जिसमें कि लीवर भी फैटी है,
और ओबीज वालों के लिए तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज जो लीवर है वो एक लिमिट तक कर पाता है, इसके बाद वो ग्लाइकोजन का स्टोरेज नहीं कर पाता। ओके, और जब वो इसका स्टोरेज नहीं कर पाता तो वो ओवर स्पिलिंग हो जाती है, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो लीवर हमारा फैटी हो जाता है। ओके, तो यदि हम वेट रिडक्शन से, डाइट से, अगेन कम्स टू द डाइट एक्चुअली। ओके, तो डाइटिशियन हैज ए बिगेस्ट रोल बेसिकली इन आवर सिस्टम, लेकिन हमारे पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास ज्यादा पहुंचते हैं rather than going to dietitian। तो मेरा डॉक्टर कहेगा तो मैं डाइट फॉलो करूंगा। तो ये थोड़ा सा रिजिड अप्रोच है भारतवर्ष में कि वी हैव टू गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट टू न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑल द पैरामेडिकल स्टाफ who can play a great role in reduction of the diabetes and the patient counseling, उसका motivation improve करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है ना, तो वो पेशेंट को इतना मोटिवेट डॉक्टर नहीं कर पाता जितना कि उसका जो सपोर्टिंग स्टाफ कर सकता है। तो यही कारण है कि भारतवर्ष में जो डायबिटीज का प्रेवलेंस अभी है वो अप्रोक्सीमेटली 9% पहुंच चुका और हर साल बढ़ रहा है। सो वी आर नॉट एबल टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज। तो जो यदि हमें इसको रिड्यूस करना है तो वी हैव टू फोकस ऑन द बेसिकली बियॉन्ड डॉक्टर्स, टू आवर सपोर्टिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, न्यूट्रिशनिस्ट, ओके, उनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा। तो this is basically one of my work in National Health Mission in Uttar Pradesh. So we have trained more than 30,000 basically healthcare professional here with the government of UP. So I think this is very important. आपने कई बार देखा होगा कि शुगर फास्टिंग में शुगर लेवल ब्रेकफास्ट के बाद के लेवल से ज़्यादा होता है, यानी खाली पेट ज़्यादा शुगर और खाने के बाद कम। ऐसा क्यों? क्या ये बड़ी बीमारी की ओर इशारा करते हैं? हमने इस बारे में डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश केसरी से जानने की कोशिश की कि क्या ये चिंता की बात है। उनका कहना है कि ऐसा कई मामलों में होता है जिसके पीछे खास वजह होती है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि लोग जो खाली पेट शुगर कराते हैं और जो खाने के 2 घंटे बाद, नाश्ते के 2 घंटे बाद शुगर कराते हैं, तो नाश्ते के बाद वाला शुगर या ग्लूकोज लोड के बाद वाला शुगर जो है वो कम आता है। इसकी कई सारी वजह हो सकती है। एक तो शुगर कितना बढ़ता है वो निर्भर करता है क्या चीज़ खाई। अब जब हम डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करते हैं तो हम आमतौर पे कहते हैं कि 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट करिए। अक्सर ये होता है कि लोग घर में अलग अलग चीज़ें खाते हैं, नाश्ता लोग अलग अलग करते हैं, तो शुगर कितनी बढ़ती है ये उस पर भी निर्भर करता है कि आपने क्या खाया है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हर चीज़ खाने से शुगर एक जैसी नहीं बढ़ती। बेशक उसमें उतना ही कार्बोहाइड्रेट हो या उतनी ही कैलोरी हो, जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, जिस चीज़ में फ्रूट फाइबर होता है, तो ऐसी चीज़ें खाने से शुगर धीरे धीरे बढ़ती है। तो ज़रूरी नहीं है कि उतनी मात्रा में आपने कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिव लिया तो आपकी शुगर उतनी ही बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक तो निर्भर करता है कि क्या खाए। अगर चीज़ उसमें हाई फाइबर कंटेंट होगा या लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा, जैसे खाली सब्जियां खाई होंगी, सलाद खाया होगा, तो शुगर धीरे धीरे बढ़ता है। ये डायबिटीज़ के मरीजों को, खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को और मरीजों को जिनको वेट लॉस के लिए डाइट दी जाती है, उनको ये नहीं कहा जाता कि आप खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। खाना बिल्कुल कभी भी बंद नहीं किया जाता, बल्कि क्या खाते हैं उसको बदला जाता है कि आप ऐसी चीज़ें लीजिए खास तौर पे जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जैसे जिसको मोटा अनाज बोलते हैं, कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो अनाज होते हैं इनमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो ये खाने से शुगर अचानक नहीं बढ़ती, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। दूसरी बात, एक चीज़ इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं खासतौर पे डायबिटीज़ की शुरुआत के दौरान, जब डायबिटीज़ बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी होती या जो प्री डायबिटीज़ होती है या डायबिटीज़ बीमारी जो क्लिनिकल डायबिटीज़ होती है जो उसकी केवल शुरुआती होती है, तो एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया, कि
इन पेशेंट्स के अंदर पैनक्रियाज में इंसुलिन रिजर्व होता है, थोड़ी इंसुलिन होती है। हम सब जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा नहीं होता कि इंसुलिन बनती नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बनती, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज बीमारी में इंसुलिन बल्कि जरूरत से ज्यादा बनती है। तो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया अचानक एक इंसुलिन का स्पर्ट होता है, जिसकी वजह से खाने के बाद की जो शुगर है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से शुगर कम होती है। तीसरी एक बात और, अगर जिन्होंने टेस्ट कराया है वो दवाई ले रहे हैं तो निर्भर करेगा वो क्या दवा ले रहे हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो खाने के तुरंत बाद असर करती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो खाने से इंसुलिन का लेवल जो है तुरंत बढ़ता है और वो खाली उसी समय असर करती हैं जब उनको लिया जाए, उसके कुछ देर में असर कर देती हैं, उसके बाद उनका असर कम हो जाता है। तो अगर वो दवाई थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो तो भी खाने के बाद का शुगर कम हो सकता है, क्योंकि उन दवाइयों का असर फास्टिंग शुगर पे नहीं रहेगा। उन दवाइयों का असर केवल जो खाने के बाद शुगर बढ़ती है उस पे रहेगा। या कुछ लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं, जिसको हम प्रैंडियल या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं, अगर उसकी मात्रा खाने से ज़्यादा हो, जितनी लेनी चाहिए उससे ज़्यादा हो, अक्सर क्या होता है कि मरीज को सिंप्लिसिटी के लिए बताया जाता है, जो टाइप 2 डायबिटिक्स खासतौर पे होते हैं, टाइप 1 भी, कि आप जो दिन में बार बार इंसुलिन ले रहे हैं, शुरुआत में डॉक्टर हिंगन ने भी इसकी चर्चा की कि जो 3 बार या 4 बार इंसुलिन लेते हैं दिन में, खाने से पहले भी इंसुलिन लेते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप जैसे मान लीजिए 10 यूनिट रोज लीजिए खाने से पहले। लेकिन अलग अलग खाने से शुगर कम या ज्यादा बढ़ती है, डिपेंड करता है कि खाने का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है। तो कहने को तो आपने वो चीज, आपने खाना 1 कटोरी भरी खाया, लेकिन उस कटोरी में क्या था उस पर निर्भर करेगा। और उस कटोरी में अगर गेहूं का दलिया था तो शुगर धीरे धीरे बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और उस कटोरी में अगर मान लीजिए सूजी का हलवा था तो शुगर बहुत तेजी से बढ़ेगा और तेजी से कम भी होगा। तो एक प्रकार का मिसमैच हो जाता है। तो इस मिसमैच की वजह से खाने के बाद की शुगर खाने से पहले से कम हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अभी जो हमने चर्चा की 4 वजह हो सकती हैं। एक वजह ये कि आप जो खाना खा रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, उसमें कितना फाइबर है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है। दूसरी वजह हमने चर्चा की आई थिंक रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, जो ज़्यादा इंसुलिन बनने की वजह हो सकती है। तीसरी वजह जो हमने बात की वो ये है कि जो कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो केवल खाने के तुरंत बाद जो इंसुलिन ज़्यादा निकालने में मदद करती हैं, ज़्यादा बनाने में, पैनक्रियाज को तुरंत निचोड़ती हैं, ज़्यादा इंसुलिन निकलता है और वो कुछ समय के लिए निकलता है, लंबे समय के लिए नहीं निकलता। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, या फिर इंसुलिन है, प्रैंडियल इंसुलिन, जो खाने से पहले दी जाती है, जिसका कम समय तक असर होता है। अगर उसकी डोज जो है, जो खाने में कार्बोहाइड्रेट की डोज है, उससे मैच नहीं करती तो भी खाने के बाद का शुगर खाने से पहले से कम हो सकता है। तो आई थिंक कुल मिला के 3 वजह। डायबिटीज़ के मरीजों में डायबिटीज़ की सही स्थिति का पता लगाने के लिए HbA1c टेस्ट सर्वोत्तम होता है। इस टेस्ट से हमें 3 महीने के शुगर का उतार चढ़ाव मालूम चलता है। 3 महीने के एवरेज से पता चलता है कि हमारा शुगर लेवल कितना नियंत्रण में है। लेकिन इस टेस्ट की रिपोर्ट पर भी अलग अलग राय है। अगर HbA1c 6.5 से कम है तो डायबिटीज़ नियंत्रण में माना जाता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। कई मामलों में तो 7 या 7 से ऊपर भी सामान्य माने जाते हैं। मरीज जानना चाहते हैं कि आखिर लक्ष्मण रेखा क्या है जिसके बाद ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। तो क्या होता है कि जब मरीज आपके पास आता है, उसको ऑलरेडी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, उसको और बीमारियां हैं, या उसको कैंसर है, या किडनी की कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो ऐसे में मरीज के जो टारगेट्स होते हैं वो लैक्स कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 6 रखें, 6.5 रखें, 7 रखें। तो जैसे ADA अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की गाइडलाइंस भी है और हमारी अपनी RSSDI की गाइडलाइंस भी है कि डायबिटीज के मरीज के इलाज के जो टारगेट्स हैं वो इंडिविजुअलाइज होने चाहिए। कोई एक टारगेट नहीं हो सकता कि 6 हो, 6.5 हो, 7 हो या 8 हो। टू बी शॉर्ट, जो यंग लोग होते हैं, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, जिनको क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी चाहिए,
होनी चाहिए जिनकी हमारे हिसाब से, उनके हम टारगेट बहुत स्ट्रिक्ट और कम रखते हैं। आप 6-6.5 की बात करें, कुछ यंग लोगों को जिनको 20 साल की डायबिटीज हुई, मैं तो उनको बोलता हूँ कि आप 5.5 टारगेट करो, आप 6 टारगेट करो। और लोग ऐसा करते हैं, लोग मेंटेन करके रखते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है पेशेंट जिनके 5.5 और 6 तक रहते हैं और बहुत लंबे समय तक रहते हैं जी। जो लोग ऑलरेडी मिडिल एज में आ जाते हैं तो उनको हम टारगेट लैक्स करने के लिए कहते हैं। 6.5-7 अगर आप करते हैं तो भी आपको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लेकिन फिर से बोलूं कि ज्यादा ध्यान रखना है हर चीज पे, ब्लड प्रेशर पे, कोलेस्ट्रॉल पे, HbA1c पे भी, लेकिन सब चीजें जरूरी है। लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिनको और कॉम्प्लिकेशन हो गई है और बीमारियां हो गई हैं, किडनी की स्पेशली कॉम्प्लिकेशन है, जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क, शुगर कम होने का रिस्क बहुत ज्यादा है, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जिनको फ्रैक्चर हो सकते हैं, तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि उनकी शुगर ज्यादा कम ना हो जाए। क्योंकि जब हम टाइट कंट्रोल की बात करते हैं 6.5-7, तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे लोग गिर सकते हैं, उनको फ्रैक्चर हो सकते हैं, तो उनकी जिंदगी तो एक हिप फ्रैक्चर में चली जाती है। तो ये एक बहुत वेरिएबल चीज है, इसलिए अपने आप से मरीजों को अपना टारगेट सेट नहीं करना चाहिए, निराश भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी डॉक्टर आपको जानबूझ के ज्यादा स्ट्रांग दवाई नहीं देंगे कि आपको उसके नुकसान ना हो। डायबिटीज मैनेजमेंट में एक डॉक्टर से ज़्यादा डाइटिशियन की भूमिका होती है। डॉक्टर तो दवा लिख देता है जिसे हमें नियमित रूप से लेना होता है, लेकिन डाइटिशियन हमारे खान पान और रहन सहन को रेगुलेट करता है। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये बताता है। लोगों को ये भ्रम भी रहता है कि हर रोज़ 1 घंटा वॉक कर लेने के बाद उन्हें खान पान में छूट मिल जाती है। कई बार तो वे दवा बंद करने की भी सोच लेते हैं। ये गलत है। देश की जानी मानी डाइटिशियन और वेलनेस एक्सपर्ट दिव्या प्रकाश का कहना है कि वॉक या एक्सरसाइज करने से शुगर तो नियंत्रित रहता है, पर ये अलग अलग मरीज पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। ये मनमर्जी करने का लाइसेंस कतई नहीं है। डायबिटीज के जो मुख्य कारण होते हैं, डायबिटीज होने की जो बात करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है वेट कंट्रोल नहीं होना, ज्यादा मोटापा होना। दूसरा कारण होता है हमारी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स एंड रॉन्ग ईटिंग पैटर्न। हैबिट्स तो हो गई खाने पीने की गलत आदतें, और पैटर्न हो गया हम गलत समय पर खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या सीधे दिन का खाना खाया, एक बार में बहुत ज्यादा खाना खाया, रात को बहुत देर तक टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, 12 बजे 1 बजे रात को खाना खा रहे हैं। दीज आर पैटर्न्स। तीसरा कारण होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जो हमें एक्टिविटी करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं। और जो चौथा मुख्य कारण होता है वो होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। आजकल के लाइफ में जो स्ट्रेस होती है, वो जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स आते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं, वो इंसुलिन के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। 2 तरह की रिपोर्ट है, 1 घंटे वॉक को, और बहुत सारे लोग हैं आजकल एक है 10,000 स्टेप्स वॉक, ऐसी बातें करते हैं। पर ये समझने की बात है, जो भी रिसर्च है ये हमें एडमिट करना चाहिए कि हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में रिसर्च उतने ज्यादा नहीं होते हैं जितने हमारे दूसरे देश के दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में रिसर्च होते हैं। ये उनका फैक्ट एंड फिगर बताता है कि आपको 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए। क्योंकि आपने गौर किया होगा कि जो हमारी बॉडी की बिल्ड होती है, या जो कैनेडियन या यूएस के लोग होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं, उनके बॉडी की बिल्ड होती है काफी डिफरेंट होती है। हमारी हाइट्स छोटी होती है एज कंपेयर टू देम। तो जब उनके लिए वो स्टेप्स डिसाइड किया जाता है और उनके लिए बोलते हैं कि अगर वो WHO ने भी रिकमेंड किया हुआ है, पर ये रिकमेंडेशन एशियन और कॉकेशियन रेस के लिए नहीं है, हम लोग एशियन रेस के हैं, उनके लिए बोलते हैं 150 मिनट्स पर वीक का अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। पर इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन प्रिस्क्राइब करती है एशियन रेस के लिए 250 मिनट्स पर वीक, वो प्रिस्क्राइब करती है हमारे रेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 1 घंटे वॉक, फिजिकल एक्टिविटी, और सिर्फ वॉक नहीं, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। अगर हमें फिजिकल अपने आप को एक्टिव रखना है, हमारी काम कैसा है, यहीं पर एक ये डाइटिशियन और वेलनेस थेरेपिस्ट का रोल है। क्योंकि हर आदमी की बॉडी अलग अलग होती है। कुछ लोग जो बहुत ओबीज है, उनका वेट बहुत ज्यादा है, जब वो उतने देर वो चल नहीं पाते हैं, या उनका जॉइंट स्पेशली नी बहुत वीक होता है, उनके लिए ये फिजिबल नहीं होता है। तो बोलते नहीं है कि सभी को एक तरह का सजेशन देकर फॉलो करने के लिए बताना, ये गलत होगा। इसीलिए ये एक जनरल ठीक है कि आपको 1 घंटे की एक्टिविटी करनी चाहिए,
पर ये डिपेंड करता है कि ये जनरलाइज सजेशन नहीं होना चाहिए कि इसके बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डायबिटीज मैनेज करने के लिए एरोबिक एक्टिविटी के अलावा स्ट्रेंथ एक्टिविटी करना भी बहुत जरूरी होती है। क्या आपको पता है कि नींद ना आना या कम सोना या समय पर न सोना भी आपके डायबिटीज को प्रभावित करता है? इसका ये मतलब नहीं कि आप ज़्यादा सोएं, लेकिन कम से कम प्रतिदिन 7 घंटे की अच्छी नींद ज़रूरी है। आपकी नींद से आपकी इंसुलिन प्रभावित होती है। कैसे, बता रही हैं दिव्या प्रकाश। Sleep actually affects and diabetes because sleep deprivation increases your cortisol level and also your insulin secretion. So if and you know that why diabetes happens. Diabetes happens when either the required amount of insulin is not getting released from pancreas into bloodstream, or the insulin is available but not able to get used by the blood cells. So when you are sleep deprived, your cortisol level goes up and it affects your insulin level. So because of that, many people these days, they are getting, as you have mentioned, and our topic is it's turning into epidemic in India, because lifestyle had changed a lot and people started compromising on their sleep. They sleep by 1 o'clock or 2 o'clock and again getting up late. But I have mentioned earlier also, you just don't require 7 or 8 hours sleep. You are supposed to get sleep on right time, because your body is getting regulated through the circadian cycle, and circadian cycle is getting controlled by the sunrise and sunset. So you are supposed to get minimum 7 hours of sleep, whether you are diabetic or non-diabetic. डायबिटीज मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा भ्रम खान पान को लेकर है, और सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत भी इसी में है। खान पान को लेकर कई मिथ्स भी हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ को कार्ब्स नहीं लेना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, आदि आदि। उन पर तमाम तरह के परहेज थोप दिए जाते हैं, जो उचित नहीं है। बड़े बड़े डाइटिशियन का मानना है कि खान पान में परहेज सब पर एक समय और एक समान लागू नहीं होता है। ये व्यक्ति पर, उनके रहन सहन और उनके वजन पर निर्भर करता है। Whenever a patient gets diagnosed or his or her blood test comes and it indicates that you are diabetic, so the moment you enter with your report to the doctor says आलू चावल चीनी छोड़ देना. This is the normal thing doctor says, because we need a dietitian or nutritionist to counsel you what you are supposed to eat. Doctors are absolutely right, but these 3 terms, जैसे आलू चीनी और जमीन के अंदर की सब्जियां मत खाना, चावल छोड़ दो, it's a very like छोटा सा definition हुआ. Diabetic need lots of food to keep themselves energized, because what happens when we eat food, everything gets broken down into sugar, also known as glucose, and when your glucose level goes up into your body, it signals your pancreas to release insulin. Okay, so when insulin level is like it's getting released, then your insulin acts like a key. It helps your glucose to enter inside your blood cells, that gives energy to you. But if you will not eat carbohydrate, people, what mistake they do, they just leave carbohydrate from their diet. But at least 50% of their diet should be of carbohydrate. The simple carbohydrate is like आपका आलू, चीनी, चावल, these are simple carbohydrates that get absorbed very fast in blood. But complex carbohydrate is very important. Complex carbohydrate, whole grains, pulses, fruits, vegetable fruits. Again, you are supposed to mind that with the low glycemic index. It's low glycemic index means they will understand अगर food ज़्यादा ripe नहीं है, तो same food का glycemic index will be low. पर अगर उसका fruit बहुत over ripe है, you can have, a diabetic can have banana, but they can't have too ripe banana. So this is the basic difference. So you are supposed to have 50% of your
diet must contain carbohydrate because carbohydrate is the only source that gives energy to your body. डॉक्टरों और डाइटिशियंस की बातों से एक बात तो साफ है कि डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए दवा से ज़्यादा ज़रूरी है खान पान और व्यायाम। इसलिए मरीज को डॉक्टर से ज़्यादा डाइटिशियंस के लगातार संपर्क में रहने की ज़रूरत है। इससे पहले कि डायबिटीज़ हमारे शरीर के किसी अंग पर चोट करे, हमें सतर्क हो जाना चाहिए। हेल्थनामा के अगले एपिसोड में हम किसी अन्य बीमारी पर बात करेंगे। आपके मन में, हमारे मन में उठने वाले सवालों को हम एक्सपर्ट से पूछेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हेल्थनामा में, आपके और हमारे YouTube चैनल हील फाउंडेशन पर, और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, टेक केयर।